हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउशन फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुके हैं 2026 के लिए। अगर आप क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो डेरिवेशन आप करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह के सरफेस देखने को मिल रहे होंगे। यहां पर इस शेप को अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, यानी कि यहां से लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। इसी तरह से आप इस सरफेस को देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगी? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो हमें दोनों डायग्राम के बेसिस पर एक फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। बड़ा ही आसान होता है, टेंशन मत लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। कुछ बातें समझ लीजिए। ये जो सरफेस का ये मिड पॉइंट है, इसको हम पोल कहेंगे, और ये इसका सेंटर है, इसको सी कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको आर बोला जाएगा। ठीक है। यहां पर दो चीजें हमको समझनी है कि भाई सरफेस से इधर की तरफ क्या है, तो इधर की तरफ एयर है या कोई दूसरा मीडियम है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे μ1। और जब हम सरफेस के अंदर एंटर करेंगे तो ग्लास मिलेगा, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे μ2। सेम थिंग आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम डेरिवेशन लेते हैं। तो यहां पर कई तरह की वैरायटी आती है, जैसे कि एक वैरायटी मैं आपको बताता हूं, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हम रिफ्रैक्शन करके दिखाएंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। वैरायटी क्या है? वैरायटी ये है कि ऑब्जेक्ट लाई रेरर मीडियम। आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेरर मीडियम में रखी हुई है। ठीक है, मतलब यहां रखी हुई है। एंड इमेज फॉर्मेशन इज रियल, मतलब रेरर मीडियम में रखकर आपको इमेज का फॉर्मेशन रियल करना है। बहुत आसान है, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों ने एक रे ली जो ऑब्जेक्ट से होकर जाती है इस तरह से परपेंडिकुलर, तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो सीधी चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। सेकेंड रे जो है वो कुछ एंगल पर इंसिडेंट होती है। अगर ये कुछ एंगल पर इंसिडेंट होती है यहां पर दिस लोकेशन, तो अब जरा ध्यान सुनिएगा। यहां का मीडियम है μ1, मतलब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। मान लो ये रेरर मीडियम आपका कैसा मीडियम है? रेरर में अपन ले लेते हैं, चलो एयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एयर। और डेंसर में हम ले लेते हैं ग्लास। क्या ले लेते हैं बेटा? ग्लास। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? अब ध्यान सुनिएगा। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता XP/, तो लाइट रे इसी डायरेक्शन में चली जाती सीधी, नो प्रॉब्लम। बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये सरफेस आ गया तो अब इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो हम कैसे कराएंगे? उसके लिए नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये आपको नॉर्मल बताएगी। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल लाइन है। अब ये लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन यहां पर ये सरफेस है इसलिए इसका रिफ्रैक्शन होगा। और रेरर टू डेंसर में जाएगा तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल जाएंगी, एक रे तो सीधी चली गई थी, एक रे ये आ रही है, यहां मिल जाएंगी, तो यहां इमेज बन जाएगा आई पर। किसका इमेज बनेगा? ओ का। तो यहां पर रियलिटी में यहां पर इमेज मतलब रेज मिल रही है, हमको दिखता है यहां पर, तो हम इसको कौन सा इमेज कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमने बना लिया, नो प्रॉब्लम। अब कुछ बातें देखिए। ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ऑब्जेक्ट के एंगल को हमेशा आप अल्फा मानिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को गामा मानिए, इमेज के एंगल को हमेशा बीटा मानिए। एक जैसे पॉइंट लेने हैं, क्योंकि एक जैसी डेरिवेशन होती है तो सब में काम में आएगा आपके। ठीक है, ओके। अब हम अपनी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये लोकेशन से एक नॉर्मल प्लॉट कर लेंगे इस लाइन पर। दिस इज अ नॉर्मल, MN क्या है यहां पर? नॉर्मल है। ठीक है, इतना हमने रिगार्ड कर लिया इसमें। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? कि भाई ये जो साइन, ये जो आई एंगल है, जो आर एंगल है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे होते हैं तो हमने क्या लिखा? फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए हम क्या करते हैं कि भाई साइन आई के बराबर मान लेंगे, या फिर टेन आई के बराबर मान लेंगे। ठीक है। इसी तरह से साइन आर को आर मान लेंगे, या फिर टेन आर को भी हम क्या मान सकते हैं? आर मान सकते हैं। मतलब ये आपस में सब बराबर है। कहने का मतलब ये है, जब जरूरत पड़ेगी तो आई को टेन आई लिख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आई को साइन आई लिख लेंगे। जैसी हमारी मर्जी वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए माना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से
ये जो आपने नॉर्मल डाला है इसमें जो एन पॉइंट है वो पी के काफी नियरेस्ट है, तो अगर ये पी के नियरेस्ट है तो उस केस में हम एन सी अगर हम लिखेंगे तो उस एन सी को एन पी के सी पी के बराबर भी माना जा सकता है। इसी तरह से हम आई एन लिखेंगे तो एन तो पी के नियरेस्ट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई पी, दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा मान लिया है ताकि हम इस डेरिवेशन को इजीली सॉल्व कर पाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लगाएंगे यहां पर स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं अगले केस में। तो देखिए, नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले मीडियम का साइन बटा दूसरे मीडियम का साइन, ठीक है, इक्वल टू में क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 अपॉन म्यू1। रिफ्रैक्शन कहां हुआ है, सेकंड मीडियम में हुआ, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लाइट रे कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, तो फर्स्ट मीडियम का नाम क्या है, म्यू1, तो यहां पर आप लिख देंगे म्यू1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कि भाई साइन आई को हम आई लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, तो हमने वही किया है, साइन आई को आई लिखा है, साइन आर को आर लिखा है। इसी तरह से ये आपका सेम रहेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर सर आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। कौन सा एंगल देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आई है, और ये एंगल क्या है, गामा है, सही है, ओके। आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ओ एम और सी देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब ओ एम सी में जब देखेंगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर आएगा, ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो ये यहां पर हमको आई की वैल्यू मिल जाती अल्फा प्लस गामा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए आर यहां पर है, तो इधर मैं आपको समझाता हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं मैं ये। देखिए इधर यहां पर आपका आर है, यहां पर आपका गामा है, और यहां पर आपका बीटा है। अब आपको फिर से पता है ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि गामा प्लस बीटा बराबर होगा आर, सॉरी सही क्या है, आर प्लस बीटा, ओके 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 ओके, आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा को उधर भेज देंगे, तो गामा माइनस क्या आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। तो इस तरह से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। इस एक्सटीरियर मतलब इस ट्रायंगल में लगाया, इस ट्रायंगल का नाम है एम सी और आई, ठीक है, बहुत आसान है। तो आराम से हम यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, गामा माइनस बीटा, ये आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू1 अल्फा और म्यू1 गामा, ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके गामा वाली टर्म्स एक साइड ले लेंगे, बाकी अपोजिट टर्म्स होंगे उनको एक साइड ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गामा आ रहा है, इसको वहां फेंक दीजिए, यहाँ बीटा आ रहा है, इसको यहाँ फेंक दीजिए, तो यहाँ पर आपको गामा वाली टर्म्स देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपोजिशन क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन एक काम करेंगे, ये जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये क्या है, एंगल है। तो अब इधर आइए, अब इस डायग्राम में देखिए कि ये आपका नॉर्मल है, दिस, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो हम इसमें लगा सकते हैं टेन अल्फा। क्या लगा सकते हैं, टेन अल्फा। और हमने अपने कन्वीनियंस के लिए मान रखा है कि भाई आई को हम टेन आई बोल रहे हैं, आर को टेन आर बोल रहे हैं, तो उसी तरह से अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो उस केस में अल्फा को हम टेन अल्फा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेन अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टेन अल्फा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर तो आपका एम एन आएगा और बेस क्या आएगा आपका ओ एन आएगा। तो वही काम यहाँ किया है बेटा, वही काम यहाँ किया है। पहले तो इसको लिख दिया टेन अल्फा, इसको लिख दिया टेन बीटा, और गामा कॉमन निकाल के गामा को लिख दिया टेन गामा, लिख सकते हैं। ये पहले ही हमने तय कर रखा है स्मॉल एंगल के लिए। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एम एन, और बेस क्या है, यस ओ एन। तो यहां पर आप रखेंगे एम एन अपॉन ओ एन, इसी तरह से इसका रखेंगे एम एन अपॉन एन आई, इसी तरह से इसका रखेंगे एम एन अपॉन एन सी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एम एन एम एन एम एन सब में सेम आ रहा है, तो ये कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आपको ये टर्म ऐसी देखने को मिल जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि हमने कन्वीनियंस के लिए माना है कि
एन जो है वो किसके नियरेस्ट है, पी के वेरी क्लोज है। एन किसके नियरेस्ट है, पी के वेरी क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो एन सी है वो पी सी के बराबर हो जाएगा, जो एन आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ओ एन है जो ओ पी के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, वही वाला काम किया कि ओ एन को ओ पी के बराबर माना, उसकी वैल्यू डायग्राम में से देखी माइनस यू है। एन आई को पी आई माना जिसकी वैल्यू भी है। अगर ये नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूं कैसे आ रहा है। देखो इधर देखो, ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, रे इधर आ रही, चल इधर रहे, सारी डिस्टेंस पी से मेजर की जाती है, तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि रे इधर आ रही, चल अपोजिट रहे। इधर देखिए ये डिस्टेंस प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना हो जाएगा बेटा, प्लस भी हो जाएगा। बस ये उसकी वैल्यू रख रहे हैं हम वहां पर, आराम से देखिए, ये हम उसकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, ये हम उसकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने ली, और ये जो लोकेशन है यहाँ पर एन सी एन आई एन ओ एन, इनकी जगह पर यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये रख दिया आपने। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसको इधर लिख दिया जी, नेगेटिव है ये, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है, एग्जाम में आता है। अब इसका एक और कन्वर्टिंग रूप ये भी है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कैसे बना दिया, तो ये ऐसे बना दिया, अगर हम फर्स्ट मीडियम को हवा मान लें, एयर मान लें, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, और सेकंड मीडियम को हम म्यू मान लें, तो म्यू 2 की जगह म्यू, तो बस कुछ नहीं करिए, म्यू 1 की जगह 1 रखा है और म्यू 2 की जगह म्यू रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके लिए काम में आएंगे न्यूमेरिकल के लिए, कभी ये काम में आएगा तो कभी ये काम में आएगा, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी तरह से इसकी और भी वेराइटी आती है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगा। अगर आप ये वाला लेक्चर भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो जस्ट ही इसके बाद मैं आपको ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।